नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जराबी जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया सर, शुक्रिया पूछने के लिए। सिद्धार्थ जी, आज हमारे लाइनअप में तीन खबरें हैं, टमाटर के बारे में, जेवर एयरपोर्ट के बारे में और रिकवरी के बारे में। चलते हैं सबसे पहले टमाटर की खबर के बारे में। एक मीमर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। इसी के चलते पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया में टोमेटो जोक्स भर गए हैं। एक फूड ब्लॉगर भी इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा और तरह तरह की ऐसी रेसिपी सजेस्ट करेगा जिसमें टमाटर के ऑल्टरनेटिव डाले गए हों। एक राजनेता अपना कोई पाला चुन लेगा, मतलब डिफेंड करेगा या आंदोलन करेगा। लेकिन सिद्धार्थ सर, दो तबका, एक तो अर्थशास्त्री और दूसरा आम आदमी, इस पर काफी संजीदा तरह से विमर्श करना पसंद करेगा। तो हम आज इन्हीं दो तबकों को रिप्रेजेंट करेंगे और पूरे डेवलपमेंट का आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। सिद्धार्थ जी, क्या चल रहा है? क्या टमाटर के दामों को महंगाई का मैस्कॉट माना जा सकता है, जैसे मैकडोनल्ड्स का वो जोकर है बाहर जो रहता है? देखिए, आपने ये अच्छा एक पॉइंट शुरू किया कि टमाटर क्या महंगाई का मैस्कट है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है 2-2.5 दशक पहले जब प्याज के कारण दिल्ली में भाजपा सरकार और दिवंगत नेता सुषमा स्वराज जी के प्रयास के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त मिली थी प्याज के दामों के कारण। तो ये कुछ खास बात है इंडिया में कि प्याज हो, टमाटर हो, इनको लेके बड़े एक प्राइसेस और उसको लेके बड़ी गहराई से इसकी विश्लेषण की जाती है और ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा भी है। कहीं ना कहीं कारण उसका ये भी है क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पैदावार होती है, टमाटर की खपत भी बहुत है। हम चाइना के बाद नंबर 2 हैं और वैसे चाइना आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो ये लॉजिकल सी, स्वाभाविक सी बात है। वो सारे खाद्य पदार्थों में सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और कई में बहुत बड़ा खुद प्रोड्यूस भी करता है और इंपोर्ट भी बहुत करता है। तो इंडिया की भी जो जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये स्वाभाविक सी बात है। इसलिए टमाटर को लेके जो पिछले कुछ दिनों में प्राइस को लेके हुआ है और करीब 100 रुपए किलो का भाव बेंगलुरु में आया, अलग अलग शहरों में भी काफी तेजी रही है। उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक, आपको ध्यान होगा कि बहुत बारिश हुई दक्षिण भारत में और इस बारिश के कारण सप्लाईज इफेक्ट हुई हैं। नई पैदावार आ रही है, उसके कारण थोड़े प्राइस कूल डाउन हुए हैं और मेन जो हमारे पास टमाटर साउथ को छोड़ के जहां से आते हैं वो उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आते हैं और वहां पे अभी पैदावार ली जा रही है और ये सप्लाई को कूल डाउन करेंगे और फिर से 2-3 महीने बाद दौर शुरू होगा। कुल मिला के हमारी जो सब्जी को लेके जब हम प्राइस डिस्टॉर्शंस देखते हैं, एकदम से उछाल आता है या कई बारी हमारे किसानों के लिए बड़ी दिक्कत पैदा होती है। हम लोग मिडिल क्लास और जो बोल सकते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अपनी आवाज उठाते हैं, वो महंगे दामों को लेके तो हर टाइम बात करते हैं, बट जब दाम टूटते हैं तब किसान को जो दिक्कत हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। होता ये है कि हमारे पास क्लाइमेटिक रीजंस के कारण, कभी पानी ज्यादा पड़ने के कारण या पानी सूखने के कारण बहुत दिक्कत होती है हमारी वेजिटेबल प्राइसेस। और वेजिटेबल्स को लेके, जिन्हें पेरिशेबल्स कहा जाता है, ज्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि इनको आप स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो स्टोर करने योग्य होती हैं, बट उसके लिए बहुत बड़ा कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमारे देश में अभी जितनी आवश्यकता है और जितनी प्रोडक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए कोल्ड स्टोरेज इतना है नहीं। इसलिए हमारा किसान कई बारी 2-3 दिन के साइकिल का मोहताज होता है। यानी पैदावार हुई और मंडी में माल खरीदा गया आगे बिकने तक, और जो बेचने वाले हैं, जो तह बाजारी लगाते हैं, उन वो भी बहुत इस पे डिपेंड करते हैं। जो क्लाइमेटिक रीजन है, शनि बाजार कई बारी बारिश के टाइम पे नहीं लग पाता है और अगर शनि बाजार में आप जाते हैं शुरुआत के समय पे दाम थोड़े बड़े होते हैं और जब बाजार निपटना शुरू हो जाती है 11:15-11, कई जगहों पे तो और देर होती थी, हालांकि कोविड में उसमें भी रेस्ट्रिक्शन आई, तो एकदम से वहां आपने देखा होगा 20 का माल 10 में बेचने को तैयार हो जाते हैं लोग। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक स्ट्रक्चरल इशू है। इसलिए ऐसी जब हेडलाइंस आती हैं, 100 रुपए के भाव की हेडलाइन, पूरी प्रेस और सारा मीडिया और हम सब लोग इस पे चर्चा करते हैं,
कई बारी ये 100 में से 0 घट के 10 पे आ जाता है, और तब जो मार लगती है किसान को, बेचने वाले को, खरीदार जो उस सारे इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, तो वो भी खबर उतनी ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। आपने एक चीज कही, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी, हालांकि आपने बहुत हद तक उसको उत्तर दे दिया। आपने कहा कि ये पेरिशेबल कमोडिटी है, जितनी जल्दी इसको बेचा जा सके वो कराया जा सके। तो इस हिसाब से, जो कि आपने उसको छुआ भी, इस हिसाब से क्या हमारे वहां पे प्रोक्यूरमेंट की या भंडारण की या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, इनकी भी एक लंबी दिक्कत रही है? इसके बारे में आपने पहले भी छुआ था और विस्तार पूर्वक अगर बताना चाहें भारत में क्या? देखिए, भंडारण को लेके बहुत बड़ी समस्या है। पेरिशेबल्स के भंडारण की हम बात करते हैं तो उसमें एक फंडामेंटल चीज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज। और कोल्ड स्टोरेज के साथ दूसरा एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो पैदावार जब हार्वेस्ट किया जा रहा है वो किस स्टेज पे किया जा रहा है। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब आम, और आम हम सब के लिए प्रिय है, पूरे देश भर में सैकड़ों वैरायटीज हैं आम की। आम को जो आज हमें जब सीजन में मिलता है तो आप ये देखते हैं कि बिल्कुल कच्चा आता है। वो कच्चा इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, बाद में उसके लिए केमिकल इस्तेमाल भी किया जाता है कई स्थानों पे उसको पकाने के लिए, उसकी अलग अपनी कॉम्प्लिकेशंस है। वेजिटेबल्स वाला जो सारा सीन है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप किस स्टेज पे हार्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत कच्चे पे करेंगे तो वो खरीदार नहीं मिलेगा, और वो जो भी वो वेजिटेबल है उसका साइज या उसकी जो लुक है, उसमें जो चमक है, उसमें रंग है, वो उस ढंग का नहीं आता है। हमारे बड़े फ्रेश खरीदने का और उसको पका के बनाने का अभी भी हमारे देश में होम कुकिंग एक बहुत बड़ी है विदेश के कंपैरिजन में। अब आप विदेश में अगर देखें, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनके लिए पूरी, जब वो खेत से काटी जाती है तो काटते से ही उसी स्टेज से हर चेन में कोल्ड स्टोरेज है। जिस ट्रक में, जिस वाहन में उस सब्जी को कहीं पे सॉर्टिंग सेंटर पे ले जाया जाता है, वो भी कोल्ड ट्रक होती है। वहां से फिर अगर उसको बड़े कोई डिस्ट्रीब्यूटर आगे बिग बायर्स ले जाते हैं, और यहाँ पे जो ये बड़ी चेन्स होती हैं, रिटेल चेन्स, इनका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उनके पास वो सारा सामान होता है, वो बल्क में परचेज करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कोल्ड ट्रक्स में करती हैं। और जब बड़े बड़े मॉल्स में और बड़े बड़े आप फैंसी स्टोर्स में जाएंगे तो वहां देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज होता है। वो कोल्ड फ्रिज है, कोल्ड कबर्ड टाइप, या शीशे के वो होते हैं जिनमें वो सारी स्टोर होती है, ठंडे हवा के ब्लोअर, तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, इसलिए वहां दाम भी ज्यादा लिया जाता है। ये बहुत कम मात्रा में किया जाता है। और एक और समस्या है हमारे फार्मर के लिए, केवल कोल्ड स्टोरेज एक विषय नहीं है, एक्सपोर्ट्स में दिक्कत है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। कई वर्ष पहले भारतीय जो टेलीकॉम की कंपनी है, उसने एक कंपनी खोली और विदेशी एक कंपनी रॉथशील्ड के साथ उसने एक जॉइंट वेंचर बनाया, जिसके द्वारा उन्होंने ये प्रयास किया कि इंडिया से सब्जियां एक्सपोर्ट की जाएंगी। तो पहले शुरुआती दौर में उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला भिंडी के लिए, और वो ऑर्डर जाना था गल्फ कंट्रीज में, किसी एक कंट्री में वो सामान जाना था वाया दुबई। जब वो कंटेनर, और पूरा जो एक शिपिंग कंटेनर बहुत बड़ा होता है, वो जब बायर को मिला तो जैसे ही उसे खोला तो वो देखा पूरी सड़ गई थी, महक रही थी। वो सारा उनका माल फेंक दिया गया और उनको पूरा लॉस लेना पड़ा। जब कंपनी ने इसकी तहकीकात की और नए नए उनके लिए अनुभव थे कि ये हुआ क्या, तो उनको पहले पता लगा ये जो कंटेनर भर के गया था पहले हमारे कस्टम्स पे रुका रहा 6-7 दिन जब तक शिप में लोड हुआ, और वहां तेज धूप में था, पूरा बंद था कंटेनर। फिर वहां से क्लियर होके जहां पहुंचा वहां पे रुकावट हुई, वहां से फिर ट्रक में लोड होके आगे गया बायर के पास। तो उस सारे 10-15 दिन के फेज में, मुझे याद है ये मैंने उस टाइम स्टोरी कवर की थी, वो पूरी उनकी कंसाइनमेंट फेल हो गई। और ये दिक्कत इतनी है कि हमारे जो फ्रेश फूड के एक्सपोर्टर्स से अगर आप बात करें तो वो आपको कहें कि वो कितने डिपेंडेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट की चेन पे। तो ये 2 उदाहरण मैंने दिए, ऐसी और भी बातें की जा सकती है। बहरहाल समरी में ये बताना है कि हमारे पास प्रोडक्शन बहुत चीजों की बहुत अधिक मात्रा में है, खपत से ज्यादा है। जितनी जनसंख्या खरीदारी कर सकती है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा है।
बहुत आइटम्स में हम नंबर 1 नंबर 2 हैं। शुगर केन ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, वीट, राइस प्रोडक्शन, स्पाइसेस में तो हम लीड कर ही रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स में हमारी बहुत लीड है बहुत सारी चीजों में। बट हमारा पूरा किसान से जो कहते हैं ना, फ्रॉम फार्म टू फोर्क, टेबल तक पहुंचाने की जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत गैप्स हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर बारी एनुअल बजट में कुछ ना कुछ स्कीम और एलोकेशन की भी बात की जाती है, बट कमियां बहुत हैं और इसके कारण हमारे किसान को बहुत नुकसान भरना पड़ता है। और इसके कारण खरीदार हम जैसों को भी नुकसान भरना पड़ता है, क्योंकि अगर ये अच्छे से व्यवस्थित हो तो संभवतः 100 रुपया नहीं, 50 रुपए पे ही ये टमाटर का किलो मिल जाता। जी। दूसरे सेगमेंट में जाएं उससे पहले सिद्धार्थ जी, एक चीज मुझे भी याद आती है, कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि भारत किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पूरे चीजों को देखें तो कि भारत में प्रोसेसिंग का उतना अभाव है, प्रोसेसिंग का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी बहुत अभाव है, जिसके चलते प्रोसेसिंग अगर फूड की हो जाती है तो एक प्रीमियम भी उसमें जुड़ जाता है और उसकी लाइफ शेल्फ भी बढ़ जाती है। तो उस बारे में भी बात की गई थी। बहरहाल जी 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 बिल्कुल, वो अब कभी और उस पर बात करेंगे। बट एक बहुत फेमस किस्सा है, जब पहली बारी इंडिया से पेप्सी कंपनी ने पोटैटो चिप्स का काम शुरू किया। किसी और शो में आपके साथ उस पर चर्चा करेंगे। जी 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 बिल्कुल। समय अभाव के चलते हमारी कई इंटरेस्टिंग चीजें हमें बीच में रोकनी पड़ती है सिद्धार्थ जी। दूसरी खबर भी बड़ी है, हम कितना ले पाएंगे देखते हैं, जेवर या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। हालांकि पिछले करीब एक दशक से इस पर गाहे बगाहे बात होती रही है, लेकिन आज ये सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि पीएम मोदी इसका शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान भाषण दे चुके हैं, वो उसमें किसान को लेकर, रोजगार को लेकर कई तरीके की चीजों को इस एयरपोर्ट से जोड़ा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे यूपी चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके निर्माण से क्या कुछ बदल जाएगा, अव्वल तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाले इलाकों में, और फिर अन्यथा ओवरऑल। देखिए, इसमें सबसे पहले तुलनात्मक एक कंपैरिजन जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। जो ये लेटेस्ट एयरपोर्ट है, ये जब पूरी तरीके से निर्माण होगा तो लगभग 70 मिलियन पैसेंजर्स की आवाजाही के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो ये काफी बड़ा है। और हमने देखा है कि दिल्ली में जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट उनसे हटा के उसको प्राइवेट बेसिस पे बनाया गया, तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत व्यवस्था है। और लोगों के लिए जो एविएशन बूम हमारी कंट्री में आया, जिसे एयर डेक्कन ने शुरुआत की जब उसने काफी सस्ती कर दी थी टिकट, ये उसके साथ जुड़ी हुई पिछले 2 दशकों की कहानी है। अब सवाल आता है कि जेवर में, नोएडा में क्यों एयरपोर्ट? एक तो लोकेशन का विषय है, उत्तर प्रदेश है, जमीन खूब खाली थी। आप अगर इस एरिया को कंपेयर करें, गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी, पलवल, वो जो राजस्थान हरियाणा वाला जो बेल्ट है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे स्कोप एक्सपेंशन और जमीन खूब सारी थी। और नोएडा से पहले से ही, ये करीब 30 वर्ष पहले, जहां तक मुझे याद है, पहली जो प्रस्तावित एयरपोर्ट यहाँ पे बनने की नोएडा की थी, वो तब थी जब नोएडा का ही निर्माण हुआ था, जिसे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ, जहां पे हमारा कार्यालय है इंडिया टुडे समूह का। अब हम 2 शहरों की बात करते हैं, लंदन और न्यूयॉर्क। लंदन और न्यूयॉर्क 2 बहुत बड़े शहर हैं और एविएशन हब्स हैं। लंदन में कितने एयरपोर्ट हैं? हीथ्रो, स्टैनस्टेड, गैटविक, 3 बड़े एयरपोर्ट हैं। और हीथ्रो एयरपोर्ट भी इतना बड़ा विशाल एयरपोर्ट है कि उसमें बहुत कैपेसिटी है, वो भी कम पड़ जाते हैं कई बार। इसी प्रकार न्यूयॉर्क में 2 मेजर एयरपोर्ट्स हैं जिससे यूज किया जाता है। तो इतनी बड़ी मेट्रोपोलिस, देश की राजधानी, जहां पे इतनी बड़ी जनसंख्या है, और हम केवल ये दिल्ली या नोएडा का एयरपोर्ट ना समझे इसे हमें नेशनल कैपिटल रीजन से जोड़ के देखना पड़ेगा। और नेशनल कैपिटल रीजन अगर हम जोड़े तो वहां अलवर से लेके यहाँ कहाँ मेरठ और कहाँ, अब बहुत बड़ा बन गया है। अगर एनसीआर को आप राज्य के नाते देखना चाहे, और मुझे पता है कि ये कई राज्यों में बटा हुआ एनसीआर है, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली ये अगर एक राज्य बन जाए तो ये देश में सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस होगा और ये महाराष्ट्र, गुजरात को टक्कर देने वाला एक स्थान बनेगा। तो ऐसी जगह पे दूसरा एयरपोर्ट, और दूसरे एयरपोर्ट के साथ जुड़ी हुई बात है कि अगर सिंगल पॉइंट एयरपोर्ट जो अभी है
पालम में, दिल्ली के पालम में, वहां से डिस्टेंस कितनी पड़ती है। ग्रेटर नोएडा से जाने वाले व्यक्ति को फ्लाइट के लिए 2 घंटे का तो एक तरफ ट्रैवल करने का सोचना पड़ेगा। और इस सारे रीजन के विकास के लिए एक एयरपोर्ट बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इस योजना में जो हमने देखा है, जो सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति निकाली है, मैं मानता हूं कि बहुत बढ़िया प्लान है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का। एग्जीक्यूशन ध्यान से करनी पड़ेगी। और आपने सही बोला कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए शायद किया गया है, पर मैं मानूंगा कि अगर ये ठीक से हो जाए तो इस एरिया के विकास के लिए बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होगी। फटाफट ये भी जान लेते हैं, जैसे आपने जोड़ा था माइक्रो स्तर पर यहाँ के लोगों को, यहाँ के रियल एस्टेट को, क्योंकि रियल एस्टेट की हालत बहुत मतलब पतली बनी हुई है। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीजें आई थी, उत्साह की नजर से या आशा की नजर से तो देखा जा सकता है सिद्धार्थ जी। बिल्कुल देखा जा सकता है। और रियल एस्टेट सेक्टर में तो ये हम सबको पता है कि जेवर के आसपास जहां एयरपोर्ट बनने की संभावना थी, तो 10-15 साल से पहले ही लोगों ने जमीन लेके खरीद के रखी हुई है। वो सब इस इंतजार में होंगे कि अब उनको प्रॉफिट बनाने का समय मिलेगा। जी, अब चलते हैं तीसरी खबर की ओर को। आप मुस्कुराएंगे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप से जुड़े हुए सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पिछली बार भी हमने लिया था, कल भी एक एक्सपर्ट आए थे, उनसे भी पूछा था। आज फिर से क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम ले रहे हैं, लेकिन लेना आवश्यक था। क्रिप्टो करेंसी का डाउनफॉल हुआ था इंडिया में, कम से कम कल तो बहुत ज्यादा हुआ था। आज इसमें रिकवरी आई है, तो इस रिकवरी के कारण क्या है? कि केवल एक ये है कि शॉर्ट टर्म डाउनफॉल था, या फिर कुछ ऐसी खबरें आ रही है? क्या खबर है आपके पास सिद्धार्थ जी? देखिए, संक्षेप में अगर इसको समझाया जाए, बुधवार शाम को जब वो खबर आई तो उसके 2-3 घंटे में रात्रि 12 बजे तक काफी गिरावट आई थी। सारी करेंसीज गिरी, 20% के करीब जिसे हम कहें फॉल हुआ ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। रिकवरी के पीछे 2 कारण है। पहला, 2019 का जो बैन प्रस्तावित था, जो बिल थी जो कंसिडर नहीं हुई, वर्सेस 2021 में एक बड़ी बात है कि 21 की बिल कह रही है कुछ एक्सेप्शन दिया जाएगा, कुछ करेंसीज को एग्जेम्पशन दिया जाएगा। और इंडस्ट्री कवायद ये लगा रही है कि संभवतः जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर इस टेक्निकल इशू को मैं सिंपली प्रयास करूं समझाने का, 2 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी की वॉलेट्स होती हैं। एक होती है जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे है, यानी कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है कि वो ट्रांजैक्शन क्या हो रहे हैं। वो एक ऐसी लेजर बुक है, खाता बुक है, जो खाता सबकी निगरानी में है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज प्राइवेट ब्लॉकचेन पे है, यानी उनका खाता और उनकी लेजर बुक जो है वो कोई देख नहीं सकता है, और ये अनोनिमस है। तो इंडस्ट्री ये आशा लगा के बैठी हुई है कि जब पार्लियामेंट में, संसद में ये बिल आएगी तो लोकसभा और राज्यसभा में इस पे चर्चा होगी, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस द्वारा तो नहीं लाई गई है। और उस चर्चा में, और अगर ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस पे जाए, कुछ ऑपोजिशन के मेंबर्स तो चाह रहे हैं कि इस पे जेपीसी बिठाई जाए, तो संभवतः इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करके ये डिफरेंस बना पाएगी और ये धंधा चलता रहेगा। उसके चलते वापस उछाल आया प्राइसेस में, क्योंकि बुधवार रात को सब लोग भाग भाग के बेच रहे थे। जैसे आपको याद होगा, कुछ साल पहले लोग भाग भाग के एटीएम से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे थे जब डिमोनेटाइजेशन हुई, तो इस बारी उसका विपरीत हुआ। लोग भाग भाग के बेचने का प्रयास कर रहे थे अपने क्रिप्टो करेंसी। इसमें एक चीज मेरी उत्सुकता है जानने की, जैसे आपने कहा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बिठाया जाएगा और भी काफी रिसर्च की जाएंगी, जैसा बिल लाने में, किसी भी बिल लाने में की जाती है। लेकिन मेरा ये निजी मानना है, आपकी राय जिसमें जानना चाहूंगा, कि ये बिल बहुत डायनेमिक रहने वाला है। ऐसा नहीं कि एक बार बिल बन गया, एक बार कानून बन गया ये बिल। देखिए, मेरी राय, मैं अपनी राय अगर आपको दूं तो हमने देर कर दी, और देर ऐसी करी कि इस दौरान कई हजारों की संख्या में, लोग कहते हैं लाखों की संख्या में हमारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब अगर कोई कानून किसी चीज का नहीं बना हो तो वो गैर कानूनी नहीं होती है, जब तक कानून उसको गैर कानूनी ना बोले। और इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की है। 2019 वाली जब बिल थी, देखिए, हम तो वोट देने वाले हैं, जो डिसीजन मेकर हैं
वो 2019, 20 और 21 लगभग 3 साल का समय निकल गया। इसमें पैंडेमिक आया, ये बात बिल्कुल निश्चित है, बाकी चीजें हुई, पर मैं मानता हूं कि हमने इसमें थोड़ी देरी कर दी। हमें एक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर पहले से बनाना चाहिए था, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होगा चिट फंड स्कैम कौन रेगुलेट करे वही किसी को नहीं पता था। ये जो छोटे छोटे चाइनीज लोन एप्स आए, इनको किसी ने नहीं रेगुलेट किया। तो ऐसे जब कानून और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अभाव में लोगों का नुकसान होता है। चलिए, अब देर सही, बट ठीक से अगर इस कानून को अगले 1-1.5-2 महीने में लाया जाएगा तो कम से कम फ्यूचर क्लियर हो जाएगा, और जो लोगों ने पैसा लगाया है उनका पैसा बचा रहे, उनको एग्जिट करने का समय दिया जाए। ये भी आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई, इसका खमियाजा एवरेज इन्वेस्टर को भुगतना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, शेयर बाजार चल रहा है, वहां भी स्पेकुलेशन होती है, तो अगर शेयर बाजार चल रहा है तो क्रिप्टो बाजार चलने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, सरकार और आरबीआई को इस पे जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी, तो आज के खर्चा पानी का टेक अवे आपका एक वन लाइनर है मेरे लिए, कि अगर कोई चीज तभी गैर कानूनी हो सकती है जब तब तक गैर कानूनी नहीं हो सकती जब तक उस पर कोई कानून न बने। शुक्रिया सिद्धार्थ जी, ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए दिल। बहुत बहुत धन्यवाद।